हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज जो है 5 सितंबर है। पहले तो आप सभी को, आप जो टीचर्स बनने वाले हो उन सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ठीक है, और आई होप आप बहुत जल्दी एक अच्छे टीचर्स बने। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अपने PYQ। तो आज जो PYQ करेंगे हम वो PGT कंप्यूटर साइंस के करेंगे, और जो मैंने इससे पहले जो PYQ करवाए उसमें मैंने मिक्स करवाए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही PYQ TGT के हैं, उसमें मिक्स की PYQ हैं, PGT के भी हैं और TGT के भी हैं। ठीक है, बट बस उसमें थोड़ा सा जो हेडर मैंने ऐड किया हुआ था उसमें TGT लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे TGT के हैं, उसमें मिक्स हैं, आपके TGT भी है PGT भी है। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए PGT के ही लाई हूँ। इसमें नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका 21 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके कुछ PYQ हम करेंगे। और एक बात और, मैं वीडियो के साथ साथ आपको कुछ शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ मैं अपने चैनल पे, जिसमें क्या है कुछ PYQ ही हैं, वो भी नेट वगैरह के जो PYQ हैं मैं वो उसमें आपको दे रही हूँ। तो देखो, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सबके सेम होते हैं। ठीक है, नेट में भी वही आते हैं बेसिक सब्जेक्ट्स, चाहे TGT हो, PGT हो, NVS की कोई वैकेंसी हो, KVS की हो, एस्टेट मतलब हरियाणा की कोई हो, तो मतलब जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो PYQ आते हैं वो सेम ही आते हैं। ठीक है, मतलब जो टॉपिक रहते हैं वो सेम रहते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ DSSB के ही करेंगे, हम PGT TGT लेवल के हर एक PYQ को करेंगे, चाहे वो NVS के PYQ हों, चाहे वो KVS के हों, या फिर कहीं नेट वगैरह के हों। ठीक है, तो जो मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ उसमें मैं नेट के जो PYQ हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आपको शॉर्ट्स दे रही हूँ। ठीक है, आप साथ साथ उनको भी सोल्व करो, क्योंकि मैं उसमें विद आंसर आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो, जितना आप इस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करोगे, मतलब जितने भी आप क्वेश्चंस PYQ एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इमेज प्रोसेसिंग सैम्पलिंग रेफर्स टू। देखो, जब हम इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हो सैम्पलिंग क्या होता है? देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी पूरी की पूरी जो इमेज होती है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी कहाँ होती है? बफर में होती है। ठीक है, इसको हम फ्रेम बफर बोलते हैं। ये फ्रेम बफर क्या रखता है? पूरी की पूरी इमेज की इन्फॉर्मेशन रखता है कि उस इमेज की विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, कितने पिक्सल्स उसमें होंगे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रेम बफर में होती है। अब यहाँ पे सैम्पलिंग की बात की, सैम्पलिंग क्या कहता है? जो आपकी इमेज आप बना रहे हो, ठीक है, जो आपकी विंडो है, ग्राफिक्स विंडो है, उसमें आप जब भी कोई इमेज बना रहे हो तो हर एक इमेज जब बनती है तो उसकी जो है कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इमेज, हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मानते हैं। ठीक है, कि हमारी जो इमेज बनेगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनती है। ठीक है, तो जब उसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में बनेगी तो कुछ एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे और कुछ वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो क्या बताएंगे आपकी इमेज की का साइज़ और आपकी इमेज की पोजीशन, कि जो आपकी इमेज है वो विंडो में कहाँ पे आएगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, जो वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है उन्हीं को हम क्या करते हैं? डिजिटलाइजिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4, देखो यही कह रहा है डिजिटलाइजिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वैल्यू। मीन्स जो भी कोऑर्डिनेट्स, देखो एक्स एक्सिस पे है, सपोज करो आपकी इमेज यहाँ है, यहाँ पे है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो भी इमेज होगी उसकी जो पोजीशन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगी। तो इसके लिए एक्स से वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कि एक्स की इस वैल्यू, ये वैल्यू होगी और वाई की ये वैल्यू होगी। उसके बिहाफ पे हम क्या बताते हैं कि हमारी जो इमेज की पोजिशन कहाँ है ग्राफिक विंडो में, और उसका जो साइज़ है वो कितना है। तो अगर सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग में भी क्या रखता है? सैम्पलिंग क्या रखेगा? उन्हीं कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को क्या करेगा? डिजिटल फॉर्म में रख लेगा वो। ठीक है, अब देखो हमने कहा एक्स पे जो हमारी इमेज है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो 10 है या फिर 2 है या फिर 20, इस तरह से हमने लिखा। तो जो सैम्पलिंग हुआ वो क्या रखेगा? इन्हीं कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को डिजिटलाइजिंग करेगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में उसको रखेगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेबर्स ऑफ पिक्सल्स इन इमेज प्रोसेसिंग, ए पिक्सल्स P एट कोऑर्डिनेट्स x एंड y हैज़ 4 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नेबर्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय। देखो, उन्होंने कहा एक पिक्सल्स है, सॉरी एक इमेज है। ठीक है, कोई भी इमेज है। ठीक है, अब जो इमेज है उसके जो ये पिक्सल्स हैं,
अब देखो ये इमेज के जो है पिक्सल्स हैं, ठीक है, पिक्सल्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स की फॉर्म में आपकी इमेज होती है। तो उसने कहा जो उसके नेबर्स होंगे, किसी भी पिक्सल्स के जो नेबर्स होंगे, तो जो उसके 4 उन्होंने बोला है कि जो पिक्सल्स हैं हमारी इमेज के, ठीक है, हमारी इमेज के जो पिक्सल्स हैं उसके जो नेबर्स होंगे, ठीक है, तो जो नेबर्स हैं वो आपने उन्होंने बोला 4 हॉरिजॉन्टल नेबर हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल नेबर होंगे और 2 वर्टिकल नेबर होंगे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे टोटल 4 मतलब नेबर्स उसके बताए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब नेबर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो अगर हमारी इमेज के पिक्सल्स एक्स और वाई हैं, ठीक है, हमारी जो एक्चुअल में जो इमेज है उसके पिक्सल्स अगर एक्स वाई हैं तो उसका नेबर क्या होगा। देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो एक नेबर उसका क्या होगा, जो एक्स और वाई है। सपोज करो हमारी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हैं, ठीक है, तो ये हमारी इमेज का कोई पिक्सल्स है एक्स वाई, ठीक है। तो इसके नेबर्स क्या होंगे, इन्होंने कहा एक पिक्सल्स का नेबर क्या होगा, x+1 होगा, मतलब इससे थोड़ा सा आगे होगा, एक होगा y x-y होगा, y सेम रहेगा, x+1 x-y, 2 हॉरिजॉन्टल नेबर्स हो गए। दूसरा y के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो एक क्या होगा, y+1 होगा और एक y-1 होगा, ऐसा ही होगा। मतलब अगर हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसके जो नेबर्स होंगे या तो वो x+1 होंगे या फिर x-y होंगे, और अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो y+1 होंगे या फिर y-1 होंगे, यही 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उसके नेबर्स यही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या क्या गिवन है, इन्होंने कहा x+1 और y को सेम रखा और x में 1 इंक्रीज कर दिया, मतलब x की वैल्यू, x जो वैल्यू है उसको 1 इंक्रीज कर दिया। एक बार हमने क्या किया, x की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट कर दिया, x-1 कर दिया, फिर हमने x को सेम रखा, y+1 कर दिया। तो फोर्थ क्या होगा, x अगर रही है तो y-1 होगा, यही होंगे ना नेबर्स, तो यही होंगे कि जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नेबर्स क्या होंगे, या तो कोई नेबर्स हमारे से आगे होगा या उसका नेबर्स पीछे होगा। ऐसे y के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली भी ऐसे होगा, वर्टिकली अगर y के रिस्पेक्ट में देखें तो ऐसे ही, या तो y के आगे होगा कोई पिक्सल या y के पीछे होगा, तो वही नेबर्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 4th नेबर्स के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, क्या होंगे, वो क्या होंगे हमारे ऑप्शन नंबर 3 होगा कि x, y-1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in wireless communications radio waves at low frequency pass through obstacles well, but the power falls off sharply with distance from the source. This attenuation is called the, ठीक है। देखो इन्होंने सिंपल क्या बोला है कि अगर सोर्स से हम वायरलेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो आपका सोर्स है, ठीक है, जहाँ से आपकी जो गई है फ्रिक्वेंसी आपकी गई है, या आपकी रेडियो वेव्स जहाँ से स्टार्ट हुई हैं वहाँ से अगर कोई डिस्टेंस हो रहा है, किसी भी डिस्टेंस के साथ वो आगे मूव की है उन्होंने, तो कोई भी फॉल्ट अगर आता है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, उससे आपका पाथ लॉस हो जाएगा, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, पाथ लॉस होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, सिग्नल लॉस नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑफ हुआ है, ठीक है, पावर ऑफ हुआ है तो आपका जो बीच में जो कनेक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे फिर लो हो जाएगी, ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, पाथ लॉस हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a part of network layer software in OSI model responsible for deciding which output line an incoming packet should be transmitted on। देखो यहाँ पे नेटवर्क लेयर की बात की है कि नेटवर्क लेयर में इन्होंने कहा कि जब भी कोई पैकेट आ रहा है, कोई भी पैकेट आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सी आउटपुट लाइन पे वो जाएगा, मतलब किस लाइन पे, किस रूट के थ्रू वो जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है, आपकी राउटिंग एल्गोरिथम्स ये डिसाइड करता है कि जो आपका पैकेट्स है वो अब आगे कौन सी लाइन पे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। देखो फ्रेमिंग आपकी डेटा लिंक लेयर पे होती है, डेटा लिंक प्रोटोकॉल भी नहीं होगा और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल भी, ये आपके सारे डेटा लिंक लेयर पे होते हैं। नेटवर्क लेयर पे सिर्फ आपकी राउटिंग होती है, और ये सब रूट डिसाइड करना, ये डिसीजन लेना कि आपका पैकेट जो है नेक्स्ट जो है वो कौन सी लाइन पे जाएगा, ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, आपका राउटर डिसाइड करता है। राउटर किसकी हेल्प से करता है, राउटिंग टेबल की हेल्प से करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू फजी लॉजिक इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग ए फजी सेट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबरशिप फंक्शन एंड दिस फंक्शन गिव्स द डैश ऑफ द मेंबरशिप विद इन द सेट। देखो ये एक सिंपल याद रखने का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जब हम फजी लॉजिक्स की बात करते हैं तो अगर आपका जो फजी सेट है, ठीक है, जो आपका फजी सेट है वो क्या बताता है, मेंबरशिप ऑपरेशन फंक्शंस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कोई भी फजी सेट होगा उसको फंक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा जो ये फंक्शंस होता है वो क्या बताता है, उस मेंबरशिप जो सेट होगा उसकी क्या बताएगा, उसकी ग्रेड बताता है यहाँ पे, ठीक है।
उसका एवरेज नहीं होता, काउंट नहीं होता, रैंक नहीं होता। मतलब हर एक सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबरशिप फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो मेंबरशिप फंक्शंस क्या बताएगा, उस सेट की ग्रेड क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्लिप फ्लॉप डज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल रिप्रेजेंट। देखो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप की टेबल गिवन है, ठीक है, ट्रुथ टेबल गिवन है एक फ्लिप फ्लॉप की। तो यहाँ पे इन्होंने कहा दो इनपुट्स हैं I1 और I2, और ये आपकी चार यहाँ पे इनपुट, दो वेरिएबल के इनपुट होते हैं तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार इनपुट्स गिवन है 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला ये आपकी क्या होती है, आउटपुट है। ठीक है, ये आपकी क्या है, आउटपुट है। देखो फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें, हमें पता है फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं, आपकी जो फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट जनरेट होती है वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ जो आपकी प्रीवियस आउटपुट है उस पर डिपेंड होती है। ठीक है, आपकी जो प्रीवियस आउटपुट होगी उसका और जो इनपुट का उनका कॉम्बिनेशन करके आपकी नई आउटपुट जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू क्या है, आउटपुट है, लेकिन QT+1 क्या है, अब नेक्स्ट आउटपुट क्या होगी। ठीक है, और Q2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा है, जो ये आपका QT है ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस आउटपुट को, और अगर मैं कहूँ QT+1 वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अब न्यू आउटपुट क्या आई है वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा चार अगर इनपुट जाते तो क्या क्या आउटपुट आएगी, तो फ्लिप फ्लॉप का पूछा है। तो इन्होंने देखो पहले क्या बोला कि अगर 0 0 है तो QT आ जाए, मतलब QT का मतलब जो प्रीवियस आउटपुट थी वही आपकी सेम आउटपुट जब आपकी 0 0 है तब आएगी। ठीक है, देखो 0 0 का मतलब क्या है कि उस वहाँ पे क्या हो रखा है कि जो क्लॉक सिग्नल्स हैं वो मतलब सेट नहीं हुआ है, क्लॉक सिग्नल्स को यहाँ पे 0 रखा गया है। ठीक है, मतलब क्लॉक जो है अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप जो है क्लॉक पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट जो स्विच करती है वो आपकी क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 का मतलब क्या है, आपकी जो क्लॉक सिग्नल है वो क्या है, 0 है। जब क्लॉक ही नहीं दी तो आपकी इनपुट भी क्या जाएगी, 0 0 ही जाएगी, और जब 0 क्लॉक पे इनपुट 0 0 गई तो आपकी इन्होंने कहा आउटपुट क्या है, QT का मतलब जो प्रीवियस आउटपुट थी वही एज इट इज़ आपकी आउटपुट रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब अब हमने, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप काम कब करेगा, जब क्लॉक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, क्लॉक सिग्नल की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 से 1 कर देंगे, मतलब क्लॉक अप्लाई हो चुकी है। अब जब क्लॉक उसको मिल गई तो अब आपकी नेक्स्ट इनपुट क्या गई, 0 1 की इनपुट गई। जब 0 1 की इनपुट गई तो आउटपुट क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। ठीक है, मतलब 0 1 जा रहा है तो इनपुट को भी आउटपुट भी क्या कह रही है, 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब देखो क्लॉक सिग्नल 1 ही रहेगा, क्योंकि जब अगर क्लॉक सिग्नल 0 कर दोगे तो फ्लिप फ्लॉप अपनी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें क्लॉक सिग्नल को 1 ही रखना है। अब हमारी नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल भी क्या है, 1 है। इनपुट क्या गई, 1 0 वाली गई, ये वाली 1 0 गई तो आउटपुट इन्होंने कहा 1 हो गई, तो आउटपुट को क्या सेट कर दो, 1 सेट कर दो। और फोर्थ इसने बोला कि जब आपकी इनपुट 1 1 है तो जो आपकी क्या है, जो आपकी प्रीवियस स्टेट है, QT क्या है, प्रीवियस स्टेट है। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है, सॉरी। ठीक है, तो Q11 पे इनपुट पे आपके आउटपुट क्या हो जाएगी, QT का बार हो जाएगी, मतलब जो भी आपकी प्रीवियस इनपुट है फिर आप क्या कर दो, 1 1 इनपुट पे उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो बार लिखा हुआ है, Q⁻T, इट मीन्स जो प्रीवियस आउटपुट थी उसका क्या कर दो, बार कर दो। अगर प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो 0 कर दो, 0 थी तो 1 कर दो। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो ऐसा जो आपकी वर्किंग होती है वो आपकी किस में होती है, वो आपकी JK फ्लिप फ्लॉप में होती है। ठीक है, तो कौन से फ्लिप फ्लॉप में ऐसी होती है, JK फ्लिप फ्लॉप में। देखो जो SR फ्लिप फ्लॉप होता है उसमें वो भी यही कहता है कि 0 0 पे क्या रखे, प्रीवियस स्टेट ही रखे, प्रीवियस आउटपुट ही रहेगी, हम कोई भी मतलब क्लॉक ही नहीं मिला, क्लॉक नहीं मिला तो आउटपुट कुछ भी आउटपुट जनरेट नहीं होगी, जो प्रीवियस आउटपुट थी वही आपकी जो है करंट आउटपुट रहेगी। ठीक है, 0 1 पे क्या होगा, 0 रहेगा, 1 0 पे क्या होगा, 1 होगा, और 1 1 पे जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप है वो 1 1 पे क्या हो जाता है, टॉगल हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे ये कोई भी जो है आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, मतलब जो करनी चाहिए वो नहीं करेगा। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप जो था इसकी यही डिसएडवांटेज थी कि 1 1 पे जो है आप टॉगल कंडीशन में चले जाते हो। ठीक है, तो SR फ्लिप फ्लॉप में यही डिसएडवांटेज थी कि जब आपके इनपुट 1 1 है तो हम टॉगल स्टेट में चले जाते हैं, मतलब कि कुछ भी मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपकी आउटपुट आनी चाहिए थी वो आपकी वहाँ पे नहीं आएगी, मतलब हम उसको वहाँ पे क्या कर देंगे, टॉगल मतलब स्टॉप हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप ने क्या कहा, JK फ्लिप फ्लॉप में कहा इसकी डिसएडवांटेज को उसने कहा ओवरकम किया। इन्होंने कहा जब आपकी 1 1 इनपुट जाएगी तो जो भी स्टेट होगी आपकी उसका हम क्या कर देंगे, बार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, ये
बार हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फ्लिप फ्लॉप की है, ये आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल है, ट्रुथ टेबल है। जेके फ्लिप फ्लॉप यही कहता है कि अगर इनपुट 1 1 जारी है तो जो भी प्रीवियस आउटपुट होगी उसका हम क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर होता है, अब वो कैसे आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो आपको पता होगा, स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं, ठीक है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक सर्किट होता है, जेके का क्या सर्किट होता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उससे हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 1 1 पे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंट आएगी। एसआर में यहाँ पे 1 1 पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट आ जाएगी, ठीक है। टोगल नहीं, सॉरी, इनवैलिड, टोगल नहीं होगा, इनवैलिड होगा, मतलब जो इनपुट आनी चाहिए ना वो नहीं आएगी 1 1 पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनपुट देगा, और उसी इनवैलिड इनपुट को हमने ओवरकम किया जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो जेके फ्लिप फ्लॉप ने क्या कहा कि जैसे ही इनपुट 1 1 गई तो जो भी स्टेट है, जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप रहेगा। बहुत मतलब जो फ्लिप फ्लॉप वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपके 4 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, एसआर, जेके, डी और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। पेपर में अक्सर इनकी टेबल से क्वेश्चन आता है, इनके सर्किट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इनकी जो प्रिंसिपल्स, किस किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, सबके अलग अलग इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको सबकी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, सबके जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगे सभी फ्लिप फ्लॉप्स के वो पता होने चाहिए क्या होंगे, सबकी वर्किंग पता होनी चाहिए, किस इनपुट से इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या आउटपुट आएगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका फ्लिप फ्लॉप वाला, इसको आप जरूर करके जाना। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा जेके फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फ्लिप फ्लॉप इज फॉल्स। अब यहाँ पे इन्होंने फ्लिप फ्लॉप के रिस्पेक्ट में फॉल्स पूछा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टोरेज एलिमेंट्स एम्प्लॉयड इन द क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स आर कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। बिल्कुल ठीक है कि एक स्टोरेज एलिमेंट के साथ और जब आप क्लॉक अप्लाई करते हो ऐसे सर्किट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, ठीक है। जो आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं सारे के सारे वो किस पे वर्क करते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं, क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड होते हैं। मतलब जब तक क्लॉक नहीं मिलेगी वो आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे, जैसे ही क्लॉक मिलेगी वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनको मेमोरी की नीड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको भी स्टोर करते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट जनरेट होती है वो प्रेजेंट इनपुट और साथ में जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर डिपेंड होती है। तो प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करना पड़ता है, इसलिए स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सेकंड है, ए फ्लिप फ्लॉप इज ए बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही बिट को स्टोर करते हैं, या 0 या फिर 1। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इन द नंबर ऑफ इनपुट्स। बिल्कुल ठीक है ये बात भी कि जो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं इनमें इन्होंने कहा, मतलब अलग अलग टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ इनपुट्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। थर्ड इन्होंने बोला, सॉरी फोर्थ, तो ये भी क्या है, ट्रू है, तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स इन्होंने पूछा है, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, ए फ्लिप फ्लॉप मेंटेन्स ए बाइनरी स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक पल्स टू स्विच द स्टेट। देखो इन्होंने कहा ये क्लॉक पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लॉक पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, स्विच स्टेट करने में, मतलब आउटपुट जनरेट करने के लिए इन्होंने कहा कि क्लॉक पे डिपेंड नहीं है, बट यहाँ पे ये बात क्या है, फॉल्स है। ये तो पूरे के पूरे क्लॉक पे डिपेंड होते हैं। अगर आपकी क्लॉक 0 है, कोई मतलब क्लॉक सिग्नल 0 गया तो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वर्क नहीं करेगा, जैसे ही उस क्लॉक सिग्नल मिलेगा तब वो आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला क्लॉक पे इंडिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी हुई, फॉल्स लिखी हुई है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल इन द क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट इज द टी फ्लिप फ्लॉप। टी स्टैंड फॉर, देखो टी का मतलब यहाँ पे होता है टॉगल, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, टॉगल होती है, टी सॉरी मतलब टॉगल फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एडिशंस ऑफ 2 बिट्स। अगर आपको 2 बिट्स की एडिशन करनी है तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन सर्किट की बात की है यहाँ पे, तो देखो अगर 2 बिट्स की एडिशन करनी है तो यहाँ पे हम हाफ एडर को यूज़ करते हैं, ठीक है। हाफ एडर मतलब ऐड करता है 2 बिट। अगर आपके पास 2 बिट हैं और 2 बिट को आपको ऐड करना है तो हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, हाफ एडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब आंसर क्या होगा, हाफ एडर होगा, ठीक है। और अगर 3 बिट को ऐड करना है तो हम फिर वहाँ पे हम फुल एडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर 2 बिट की सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम हाफ सब्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। 3 बिट की सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो है आपके एडर, ठीक है, फुल एडर, हाफ एडर,
ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। इनकी जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, ठीक है, और इनका सर्किट कैसे बनता है, ट्रूथ टेबल कैसे बनते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल एडर सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश गेट। देखो इन्होंने बोला अगर आपको एक फुल एडर बनाना है तो आपको कितने हाफ एडर और कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम अच्छे से करते हैं। देखो इन्होंने बोला हाँ कितने हाफ एडर चाहिए और कितने उसमें गेट लगेंगे। तो पहले तो हम हाफ एडर समझते हैं। देखो जो आपका हाफ एडर होता है, हाफ एडर क्या कहता है, 2 बिट की क्या करता है, एडिशन करता है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही पढ़ा कि अगर 2 बिट को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हाफ एडर करते हैं, ठीक है। अगर हमारी दोनों बिट 0 0 है तो हाफ एडर में आउटपुट क्या आएगी, तो हाफ एडर में जो इनपुट तो क्या जाएंगी, 2 इनपुट जाएंगी, ठीक है, 2 इनपुट ही जाएंगी, या तो 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1, ठीक है। तो 2 बिट की इनपुट जाएगी और आउटपुट में यहाँ पे 2 आउटपुट जनरेट होते हैं, एक आपकी सम और एक आपकी कैरी, ठीक है। हाफ एडर में आपकी एक आउटपुट में सम आता है, एक में आपकी कैरी आती है, ठीक है। अगर आपकी दोनों इनपुट 0 0 है तो सम क्या होता है, 0 होता है और कैरी भी क्या होगी, 0 होगी। जैसे ही आपने 0 1 इनपुट दी, क्योंकि सिर्फ 2 बिट को ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बिट हमारी 1 है, एक बिट हमारी 0 है, ठीक है, तो क्या सम क्या होगा, 1 होगा, कैरी क्या होगी, 0 होगी। अगर हमारी फर्स्ट बिट 1 है, सेकंड बिट 0 है, तो भी हमारा सम क्या होगा, 1 होगा और कैरी हमारी क्या जाएगी, 0 ही जाएगी। और 1 1 है, अगर दोनों बिट 1 1 है तो सम हमारा आएगा 0 और कैरी हमारी क्या जाएगी, 1 जाएगी। ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल एडिशन किया है कि एडिशन हम कैसे करते हैं, यही करते हैं कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 0 पे 0 आएगा सम और एक ऊपर आपकी कैरी जाती है, ठीक है, कैरी आपकी फॉरवर्ड होती है, यही होता है। तो हाफ एडर कहता है कि जब आप सम करते हो 2 बिट का तो एक आउटपुट आपकी सम की जनरेट होती है और एक आपकी कैरी की जनरेट होती है, ठीक है। अब अगर सम की हम देखें तो 1 कहाँ पे है, सिर्फ इन 2 बिट पे 1 है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, इन 2 इनपुट के रिस्पेक्ट में आपके आउटपुट क्या आई है, 1 आई है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, ए बार बी। अगर ये इनपुट ए है और ये बी है तो यहाँ से क्या बना, ए बार बी और ये बना ए बी बार, ठीक है। तो सम का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक सेकेंड यहाँ पे करती हूँ मैं। तो देखो सम का क्या बनेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके किसका होता है, एक्सोर गेट का होता है। जो आपका एक्सोर गेट होता है उसकी जो आउटपुट आती है वो भी यही आती है कि ए बार बी प्लस ए बी बार। मतलब जब दोनों इनपुट डिफरेंट होती हैं तो आपके आउटपुट 1 आती है और दोनों इनपुट सेम होते तो आपके आउटपुट 0 आती है। तो जो आपका हाफ एडर है उसमें अगर हम सम की बात करें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, उसका एक्सप्रेशन बनेगा सम की जो आउटपुट क्या आएगी, ए एक्सोर बी आएगी। और दूसरी आउटपुट आपकी अगर कैरी है तो कैरी हमने क्या देखा लास्ट में, सिर्फ लास्ट वाले जब आपकी दोनों इनपुट 1 1 थी तब आपकी क्या है, ये कैरी 1 हुई है, ठीक है। तो दोनों इनपुट 1 1 का मतलब ये ए है और ये बी है, ठीक है, मतलब कोई बार नहीं है। तो कैरी का जो आउटपुट आती है वो क्या आती है, ए बी आता है। तो ये आपका हाफ एडर है कि सम में क्या होगा, ए एक्सोर बी होगा और कैरी में क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाफ एडर का सर्किट कैसे बनेगा। देखो हाफ एडर में कहा 2 इनपुट ही जाएंगी, ठीक है। सम की जो कैरी आएगी, आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, ए एक्सोर बी आएगी। यहाँ पे हमने एक्सोर गेट लगा दिया, ये वाला और ये वाला सिंबल, सॉरी ये पॉइंट नहीं लगेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ए एक्सोर बी बना। और दूसरा हम यहाँ से हमारी क्या आउटपुट आ रही है, कैरी के लिए क्या आ रही है, ए बी का मतलब वहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोट गेट लगा हुआ है, सॉरी एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। ए बी का मतलब एंड गेट में भी आपके आउटपुट क्या आती है, ए बी आती है। एक्सोर में आपके आउटपुट क्या आती है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है कि एक आप एक्सोर गेट लगा दो और एक आप एंड गेट लगा दो तो आपका क्या बन गया, हाफ एडर बन गया, ठीक है। एक एक्सोर गेट, 2 इनपुट जाएंगी, एक इनपुट में आप ए और बी का एक्सोर कर दो, ठीक है, सॉरी एक आउटपुट में आप ए और बी का एक्सोर कर दो और दूसरे आउटपुट जो कैरी की होगी उसमें आपका ए और बी जाएगा। तो ये आपका हाफ एडर है, ठीक है। अब इन्होंने बोला हमें फुल एडर बनाना है। तो फुल एडर में हम क्या करते हैं, फुल एडर कहता है कि 3 बिट का क्या करना है, सम करना है, ठीक है, ऐड करना है। आउटपुट में वही आपकी सम आएगा और कैरी आएगी, ठीक है। तो जब हम 3 बिट का सम करेंगे तो देखो 0 0 0 मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 to 7 तक के, ठीक है। जब आप उनको सम करोगे और कैरी करोगे, आप करके देखना, तो जो सम का एक्सप्रेशन आता है हाफ एडर में वो क्या आता है, वो आता है आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी। क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट आ गई हैं, ए बी और सी, 3 बिट हैं ए बी और सी। और जब तीनों बिट का हम सम करते हैं
जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 बिट के, तो उन सब का जब हम वो करेंगे तो सब में क्या आपका आएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा, ठीक है। और अगर कैरी की बात करें तो कैरी वहाँ पे क्या होती है, ए बी प्लस सी ए एक्सोर बी, ठीक है। ये आपकी किसकी होती है, कैरी की होती है, ठीक है। आपको याद रखनी पड़ेगी फुल एडर में कैरी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बी प्लस सी ए एक्सोर बी, ठीक है। तो ये आपकी होती है दोनों की। अब इन्होंने हमें निकालना क्या है, फुल एडर बनाना है। तो फुल एडर में मतलब हमें सम में तो ये वाली आउटपुट चाहिए और कैरी के लिए हमें ये वाली आउटपुट चाहिए। और किसकी हेल्प से बनाना है, हाफ एडर की हेल्प से बनाना है, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं इसको हाफ एडर की हेल्प से। देखो हाफ एडर में हमें पता है सिर्फ दो ही, एक टाइम पे हम 2 ही बिट जा सकती हैं हमारी, ठीक है। वहाँ पे हम 2 बिट जाएंगे लेकिन हमें 3 बिट का ऐड करना है, लेकिन हाफ एडर को यूज़ करके करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा ए और बी, 2 इनपुट लगाई, ठीक है। एक अगर यहाँ पे मैं एक्सोर गेट लगा देती हूँ, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या आउटपुट आ जाएगी, ए एक्सोर बी आ गई। लेकिन फुल एडर में सम क्या कहता है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, यही बोलते हैं। यहाँ पे हमारे ए बी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ से ए गया, यहाँ से ए बी लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एंड गेट लगा दूँ तो यहाँ से क्या बन गया आपका, ए बी बन गया, ठीक है। हाफ एडर भी यही बोलता है कि क्या करो कि एक बार दोनों इनपुट का एक्सोर कर दो, एक बार दोनों इनपुट का एंड कर दो, आपका हाफ एडर बन जाएगा और आपके 2 बिट का सम एडिशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें हाफ एडर को ही यूज़ करके क्या करना है, 3 बिट को ऐड करना है, मतलब एक फुल एडर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, ए और बी 2 इनपुट दी, एक का दोनों का एक्सोर किया, दोनों का एंड किया, ठीक है। फुल एडर बनाना है तो फुल एडर में कहता है 3 इनपुट जाएंगी, 3 इनपुट होती है ए बी और सी, ये 3 इनपुट होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, सम के लिए क्या चाहिए, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं सी वाली इनपुट गई और ये ए एक्सोर बी वाली थी। अगर मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूँ, एक एक्सोर गेट और लगा दूँ, तो यहाँ से क्या इनपुट आउटपुट जाएगी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, यही आएगी। देखो सिंपल क्या किया, पहले ए और बी का एक्सोर किया, ए एक्सोर बी आ गया, ए और बी पे एंड गेट लगाया, ए बी आ गया, ठीक है। हमें फुल एडर बनाना है तो हमें 3 बिट चाहिए। तो हमने क्या किया, जो तीसरी हमारी बिट थी सी वाली, उसका फिर क्या किया, सी का, और जो यहाँ से आउटपुट आई थी ए एक्सोर बी, यहाँ पे फिर एक बार एक्सोर कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। मतलब हमारी जो सम की जो आउटपुट थी वो हमारी आ गई है फुल एडर की, किसकी हेल्प से, हाफ एडर की हेल्प से। अब हम बात करते हैं कैरी की। कैरी की हमारी क्या होती है, अभी हमने देखा कैरी की हमारी होती है ए बी प्लस सी ए एक्सोर बी, यही होती है। तो देखो अब हमारे पास ए एक्सोर बी तो यहाँ पे आ चुका है, ए बी हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ए एक्सोर बी को सी के साथ एंड करना है। तो देखो ये सी है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है, ए एक्सोर बी है। तो यहाँ से अगर मैं ए एक्सोर बी वाली ले लूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने ए एक्सोर बी वाली जो आउटपुट थी वो वाली लाइन ले ली, और यहाँ से मैंने सी वाली ले ली, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का क्या हो रखा है, देखो सी का और इसका क्या हो रखा है, यहाँ पे एंड हो रखा है। मतलब यहाँ पे मैं फिर क्या लगा दूँ, एक एंड गेट लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आउटपुट क्या आ जाएगी, सी ए एक्सोर बी आ गई, ठीक है। तो फुल एडर बनाने के लिए मुझे सम चाहिए, कैरी चाहिए। सम का एक्सप्रेशन होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी, वो मेरा आ चुका है हाफ एडर की हेल्प से। अब मुझे कैरी का लिए बनाना है। कैरी का मुझे पता है कि ये होता है एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी ए एक्सोर बी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सी ए एक्सोर बी एंड गेट लगा के मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, अब देखो अब ये वाली इनपुट तो मेरी आ गई, सॉरी ये वाली आउटपुट तो मेरी यहाँ से आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको ए बी के साथ क्या करना है, प्लस करना है, मतलब और गेट लगाना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, ये जो मेरी इनपुट थी ये वाली और ये ए बी वाली थी, है ना, इस ए बी का यहाँ से देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा सी बना रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से मैंने सिर्फ ए बी वाली लाइन ली है और जो ये सी वाली लाइन है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। मतलब मैं सी को इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रही, इसलिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ए बी ले लिया ए बी, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, मुझे प्लस करना है दोनों का। मुझे क्या प्लस करना है, ए बी को प्लस में सी ए इंटू ए एक्सोर बी, इसको प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, सिंपल और गेट लगा दूंगी, ठीक है। और यहाँ से फिर मेरी क्या आउटपुट आ जाएगी, जो मेरी आउटपुट क्या आएगी वो यही वाली आ जाएगी, ठीक है। ए बी और गेट लगाया है तो प्लस हो गया, और किस चीज़ का प्लस हुआ, ए बी का और
इस वाले आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या है पॉइंट आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या कर लिया, एक फुल एडर इम्प्लीमेंट कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर। हमने कहीं भी फुल एडर यूज़ नहीं किया, हम सिर्फ हाफ एडर को यूज़ कर रहे हैं, बट हमने फुल एडर को क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। क्योंकि फुल एडर के आउटपुट में हमें पता है 3 बिट का एडिशन होगा, तो सम क्या आएगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी आएगा। कैरी में क्या आएगा, ए बी प्लस सी इंटू ए एक्सोर बी, ठीक है। हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया हाफ एडर की हेल्प से। अब आप देखो कितने हाफ एडर लगे हैं, एक हाफ एडर तो हमारा यहाँ पे लगा है, हाफ एडर में यही लगता है एक्सोर और एंड, तो एक हाफ एडर हमारा यहाँ लगा। अब देखो यहाँ पे देखो एक्सोर गेट लगा है, एंड गेट लगा है, तो एक हाफ एडर मेरा यहाँ लगा है, 2 हाफ एडर लगे हैं, और क्या लगा है, एक मेरा और गेट लगा है, ठीक है। 2 हाफ एडर और एक और गेट लगाने से मेरा क्या बन गया, एक फुल एडर बन गया, है ना। क्योंकि हमारी आउटपुट जो आ रही है, जो हमारे सम के आउटपुट है, जो हमारी कैरी के आउटपुट है, वो हमारी आ चुकी है हाफ एडर की हेल्प से। तो कितने हाफ एडर लगे, 2 हाफ एडर लगे और एक और गेट लगा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस में देखते हैं यहाँ पे, तो जब हम फुल एडर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें 2 हाफ एडर लगाने हैं, ठीक है, और एक और गेट लगाना है, यही है। अभी हमने देख लिया कि 2 हाफ एडर लगाए हमने, एक बार हमने ए एक्सोर बी और ए बी के लिए हाफ एडर लगाया, फिर हमने सी जो तीसरी इनपुट थी, हमारी थर्ड इनपुट थी फुल एडर के लिए, उसके साथ और ए एक्सोर बी किया, ए एक्सोर बी का और सी का फिर एक्सोर किया, तो मेरा ए एक्सोर बी एक्सोर सी आ गया, सम वाले इनपुट आ गई। फिर हमने क्या किया, ए एक्सोर बी और सी दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, तो फिर हमने वहाँ पे फिर एंड गेट लगाया, तो मतलब 2 एक्सोर गेट लग चुके, 2 हाफ एडर लग गए, और फिर हमने प्लस लास्ट में हमने क्या किया, ए बी को और किया, मतलब और ऑपरेटर लगा के हमने क्या किया, जो कैरी वाली जो आउटपुट आ रही थी उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो वहाँ पे फिर हमने और गेट यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, 2 हाफ एडर और एक और गेट लगाने से हमारा क्या बन जाता है, फुल एडर बन जाता है, ठीक है। तो आपके पेपर में देखो ये सिंपल ऐसे मतलब डायरेक्ट पूछेगा कि आप बताओ कितने हाफ एडर लगेंगे, कितने फुल एडर लगेंगे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ यही बताना है कि हम इतने हाफ एडर और इतने गेट लगाने से हमारा क्या बन जाएगा, एक फुल एडर बन जाएगा। इसी तरह हमारा फुल सबट्रैक्टर बनता है, ठीक है, कि हम कितने हाफ सबट्रैक्टर यूज़ करें कि हमारा फुल सबट्रैक्टर बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, हाफ एडर वाले, फुल एडर वाले, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर और फ्लिप फ्लॉप और नंबर सिस्टम। आपके डिजिटल में सिर्फ यही टॉपिक्स हैं, और यही मतलब सारे टॉपिक्स आपके डिजिटल के इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 2 हाफ एडर और एक और गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड ए डैश सिंस इट सेलेक्ट्स वन ऑफ मैनी डाटा इनपुट्स एंड स्टीयर्स द बेस्ट आउटपुट्स, ठीक है। तो देखो ये हमने पढ़ रखा है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मल्टीपल इनपुट्स जाती हैं, ठीक है, और सेलेक्ट लाइन के बेस पे क्या करता है, एक इनपुट्स को सेलेक्ट करता है और उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट जनरेट करता है, यही होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा सेलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये डेटा को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट में से इनपुट को सेलेक्ट कर रहा है कि कौन से इनपुट से आउटपुट जनरेट होगी, तो यहाँ पर ये डेटा सेलेक्टर का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, डेटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें क्या होता है, एक इनपुट आते हैं, देखो डीमल्टीप्लेक्सर में आपका क्या होता है कि एक इनपुट आती है और एक इनपुट जाती है और मल्टीपल आउटपुट जाती है। तो ये क्या करे, एक ही डेटा को मल्टीपल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो डेटा सिलेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेंशियल सर्किट इज एन इंटरकनेक्शंस ऑफ डैश एंड डैश। देखो सिक्वेंशियल सर्किट अभी हमने पढ़े, फ्लिप फ्लॉप वगैरह क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। फ्लिप फ्लॉप आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, और साथ में कुछ गेट लगाते हैं, ठीक है, कुछ गेट और फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 रहेगा, फ्लिप फ्लॉप और गेट से हम सिक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन 2 बिट बाइनरी काउंटर, आपके पास एक 2 बिट का बाइनरी काउंटर है, इफ़ बोथ जे एंड के एंड एक्स आर इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला 2 इनपुट्स हैं जे और के, ठीक है, मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह इन्होंने काम किया है, और इन्होंने कहा जब आपकी जो जे के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या है, 0 होती है, ठीक है, तो आप जो स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल डैश व्हेन द क्लॉक पल्सर अप्लाइड। देखो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपकी क्लॉक प्लस इम्प्लाइड हो रखी है तो इनपुट जो आपकी 0 जे इनपुट जाएगी, तो आपके आउटपुट क्या आती है, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, नहीं होता ना, क्योंकि
जो आपकी प्रीवियस आउटपुट होती है वही आपकी नेक्स्ट आउटपुट होती है, ठीक है, 0 0 की इनपुट पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नोट चेंज, मतलब आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा। या फिर आपके बोल सकते हो कि फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जिस स्टेट में आपका फ्लिप फ्लॉप पहले था वहीं पर अब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर्स, कि अगर आपको नेगेटिव नंबर एक फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट का नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो देखो जब भी आपको नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन है तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपका साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड का मतलब देखो क्या होता है, आपका जो डेटा होगा उसमें जो फर्स्ट आपकी एमएसबी बिट होती है वो आपकी क्या डिसाइड करता है कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या फिर आपका नंबर नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है, तो साइन मैग्नीट्यूड से भी हम नेगेटिव नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट, ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग वे हैं। बट आपका अनसाइंड नंबर है, अनसाइंड नंबर का मतलब कोई साइन नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आपका पॉजिटिव नंबर होगा। देखो नंबर मैंने लिखा 14, ठीक है, कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन मैंने लिखा -14 तो यहाँ पे ये क्या आता है, मतलब नेगेटिव नंबर है, यही बताता है। तो अगर कोई भी साइन सिंबल नहीं है, अगर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर डेटा के अंदर कोई भी बिट साइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, अनसाइन मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी डिजिट जो है, कोई भी बिट जो है साइन को नहीं बता रही, तो वो आपका क्या होता है, अनसाइन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नोट पूछा है कि नेगेटिव के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन का वे नहीं है, तो अनसाइन मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज मेंटिशा एडजस्टेड सो दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज नॉन जीरो। देखो इन्होंने कहा जब हम फ्लोटिंग पॉइंट में हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब आपका डेसिमल में कोई नंबर है, ठीक है, वहाँ पे आप अगर आपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें क्या करना पड़ता है, जो आपका मेंटिस है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि जो हमारे एमएसबी बिट है, जो हमारी एमएसबी बिट है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारी बिट है वो क्या रहे, वो आपकी नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, ठीक है, मतलब 1 हो। देखो दो ही बिट होते हैं, 0 और 1, नॉन जीरो का मतलब क्या, वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो मेंटिस होता है उसको एडजस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू डेटा ट्रांसफर इन कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर द रिजल्ट ऑफ डैश इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ। देखो इन्होंने ऐसे बोला कि जब आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो तो जो आपके प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, आर द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो वो सारे के सारे, तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती हैं, तो आपके प्रोग्राम्स में होती हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं, ठीक है। तो जब भी इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जीक्यूट होगी, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे होती है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, कोई ना कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और डेटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। देखो एक आपके पास होती है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, एक होता है आपका इंटरप्ट, ठीक है। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट क्या होता है कि जो भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो प्रोग्राम के थ्रू होंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम्स में क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो मतलब ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस के थ्रू क्या होंगे, आपके जो इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। एक आपका इंटरप्ट के थ्रू होता है कि इंटरप्ट के थ्रू मतलब इंटरप्ट जनरेट होती है, अगर इंटरप्ट जनरेट हुई है तो इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इंटरप्ट जनरेट नहीं हुई तो जो ऑपरेशन है परफॉर्म नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है व्हेन द इंटरफेस डिटरमाइंस दैट द डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर इट जनरेट्स एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जो इंटरफेस, जो आपका इंटरप्ट है, अगर वो जनरेट हो रही है इट मीन्स आपका डिवाइस जो है रेडी है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर इंटरप्ट जनरेट हुई है तो मतलब जो आपका डेटा है, जो आपका डिवाइस है वो रेडी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट इज स्लोअर दैन द कंपेयर टू, देखो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के बजाय इन्होंने कहा ये स्लोअर है लेकिन ये फास्ट होता है। देखो वहाँ तो क्या पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तब ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तब डेटा ट्रांसफर होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा सिर्फ एक इंटरप्ट जनरेट कर दी और डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्लोअर नहीं है, फास्टर होता है एज कम्पेयर टू प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज चेक्ड टू डिटरमाइन इफ ए बाइट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द डेटा रजिस्टर्स बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, देखो इन्होंने कहा कि एक ऐसा रजिस्टर है जहाँ पे हम बार बार चेक करते हैं, जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को चेक करते हैं कि जो रजिस्टर्स है उसमें आपकी कोई वैल्यू जो है प्लेस की गई है या नहीं की गई, तो वो आपका क्या बताता है, स्टेटस रजिस्टर होता है। वो इस टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं वो आपके क्या बताते हैं, स्टेटस बताते हैं कि आपका जो रजिस्टर है उसमें क्या है, बाइट आई है नहीं आई है, तो वो आपके स्टेटस रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एड्रेसेबल यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम इफ मेमोरी एड्रेसिंग इज बाइट लेवल द लेंथ ऑफ द एड्रेस बिट। देखो अगर आपके एड्रेस बिट 2 बिट के हैं, ठीक है, तो आपके वहाँ पे कितनी मेमोरी होगी, टोटल कितनी आपके एड्रेस स्पेस होगा, तो 2⁻²। हम यही लिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला अगर एड्रेस बिट ए है तो आपके पास टोटल कितना एड्रेसेबल यूनिट होंगी, तो 2⁻A होंगी। हम ऐसे ही करते ना कि अगर हमारा 4 बिट का आपका ऑपकोड है तो 2⁻4, मतलब टोटल इतने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक, ऐसे ही बोलते हैं। तो इसने बोला अगर किसी भी एड्रेस की बात करें, अगर आपकी एड्रेस बिट इतनी है तो आपके पास टोटल एड्रेस स्पेस कितना होगा, 2⁻2 का होगा, यही होगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एड्रेस बिट ए है तो 2⁻A जो होंगे आपके टोटल एड्रेस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेस वहाँ पे कितने होंगे, 2⁻A होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सर्विसेज लाइक एडिटर, डिबगर दैट असिस्ट द प्रोग्रामर्स इन क्रिएटिंग प्रोग्राम्स एंड आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बट आर एक्सेसिबल थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जहाँ पे आपकी क्या होती है, डिबगिंग होती है, कोई एडिटर आप यूज़ कर रहे हो कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, तो ऐसा कौन सा मतलब सर्विस है जो क्या है आपकी यूज़ होती है, बट वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करता है, तो जो आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, आप वायरस आपके हो गए, ठीक है, वायरस हो गया, कंपाइलर, ये आपके क्या है यूटिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर हो गए, ठीक है, और डिबगिंग करने के लिए हो गए, आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करो, इस टाइप्स के जो आपकी सर्विस होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटीज़। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये एक्सेस होते हैं। ठीक है, तो आपके वायरस वगैरह जो आपके यूटिलिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम हो गई है। ठीक है, तो ठीक है, फिर ये आपके आज के PYQ रहे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो, टॉपिक्स भी क्लियर होंगे और साथ में PYQ के साथ टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको कुछ मतलब मिल रहा है वीडियो से, कुछ मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी किया करो व्यू के साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि PGT के क्वेश्चंस करवाओ मैम, तो हम मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी मैंने जो TGT की PYQ करवाए वो सारे उसमें मिक्स हैं, PGT भी हैं, TGT भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ TGT है या PGT नहीं है, तो PGT भी है उसमें। और आज तो मैं कुछ PGT के ही लेके आई हूँ। ठीक है, तो और आगे भी मतलब कोशिश करूँगी मिक्स ही है, TGT मतलब कोई भी PYQ हो, चाहे वो NVS का हो चाहे वो KVS का हो, TGT और PGT लेवल के जितने भी PYQ होंगे मैं वही कोशिश करती हूँ करवाने की। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।